स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो फिजिक्स है। फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वह एग्ज़ाम एयरफोर्स का रहा हो, चाहे वह नेवी का रहा हो, चाहे वह एनडीए का रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम। अगर ये एग्ज़ाम देखा जाए तो कोई ना कोई एग्ज़ाम, जैसे वनडे का एग्ज़ाम, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। और आज का जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, अगर आप लोग पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन देख लिए तो कहीं ना कहीं आप लोगों का इसमें बेनिफिट है, मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों, आइए अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, पूरा शुरू से आखिरी तक देखिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों का इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि शक्ति का मात्रक क्या है। दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन है हमारे, जितने भी, चाहे पूरे के पूरे क्वेश्चन, हम बस लगातार इसको चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम मतलब बस इसका आंसर बताते चलेंगे, ताकि 40 क्वेश्चन है, पूरा 40 का 40 करते चलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन हमारा पहला है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज है, वोल्ट है, वाट है, न्यूटन है। इसका आंसर हो जाएगा वाट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक इसमें पूछा है। फैराडे है, फर्मी है, न्यूटन है, रदरफोर्ड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक पूछा है। ऑप्शन ए है जूल है, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन है, ऑप्शन सी है वाट है, ऑप्शन डी है डाइन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, जूल होता है। नेक्स्ट आइए, इसका थोड़ा सा मैं व्याख्या कर देता हूँ इसका। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कार्य एक सदिश राशि है। कार्य का एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है, जूल। और जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का भी मात्रक होता है। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए आप लोग, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई, समय की इकाई, आयु की इकाई, प्रकाश की तीव्रता की इकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। डी है हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष की इकाई ऊर्जा है, तीव्रता है, उम्र है, दूरी है। बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। देखिए, प्रकाश वर्ष से बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, और अगर आप सारे क्वेश्चन अगर देखते चले गए ना, तो पक्का है प्रकाश वर्ष कहीं से ना कहीं से अगर आ भी जाए ना, तो ये छूटने वाला नहीं है एग्ज़ाम में, ये जान लीजिए। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है प्रकाश की तीव्रता की, समय की, दूरी की। इसमें एक और ऑप्शन है, दिखाता हूँ मैं, प्रकाश वेग की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा दूरी की। ठीक है, हम लोग पढ़ते हुए क्योंकि आ रहे हैं इसको, इसका आंसर हो जाएगा दूरी की। ठीक है, नेक्स्ट आइए हमारा देखते हैं आंसर, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, वह समय जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आठवें का आंसर।
8वें का आंसर हो जाएगा वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करती है। वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करती है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक क्या होता है? क्या होता है इसका? एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर क्या होता है? आंसर ऑप्शन ए है 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन एक है 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखो इसमें कोई आंसर जो है ऑप्शन मेल नहीं हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है पार्शिक मात्रक होता है। पार्शिक किसका मात्रक होता है? पार्शिक दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है, प्रकाश की चमक की मात्रक होता है, चुंबकीय बल का मात्रक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्शिक दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा माप की कौन सी इकाई को 0.33 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? माप की कौन सी इकाई को 0.33 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? इसका पहला आंसर है जो हमारा वो है मिलीमीटर, और जो दूसरा आंसर है हमारा सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर को मापने की इकाई क्या है? वोल्टेज है, विद्युत धारा है, प्रतिरोध है, पावर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा है। 13वां हमारा क्वेश्चन है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो। हमारा पहला ऑप्शन है उत्पादित की जाती है, दूसरा ऑप्शन है उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन से हमस हो जाती है, ट्रांसमिशन से हमस हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित एएसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं इसमें पूछा है। कार्य ऊर्जा, ये तो सही है यार। बल न्यूटन, ये सही है, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, दाब डाइन, यार गलत है, डी वाला हमारा गलत है, यानी ये सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? यार बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आ ही जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाते हैं, चाहे वह एयरफोर्स नेवी हो, एनडीए में तो नहीं लेकिन एयरफोर्स नेवी में कभी ना कभी आ ही जाते हैं। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट, 746 वाट। नेक्स्ट है 16वां हमारा 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, 1000 सेमीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर, 1000 मीटर। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। 17वां हमारा क्वेश्चन है पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल है दाब की इकाई। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दबाव की इकाई बार है, नाट है, जूल है, ओम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक दबाव की इकाई होती है, पारिस्थितिक इकाई की दबाव क्या होती है? बार होती है। क्या होती है पारिस्थितिक इकाई की दबाव?
बार होती है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई बार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तेल का एक जो बैरल होता है उसमें लगभग कितना लीटर होता है तेल। उसमें 131 लीटर होता है, 159 लीटर होता है, 179 लीटर होता है, और डी है हमारा 201 लीटर होता है, 201 लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 159 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर, नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। पहला हमारा है माइक्रोन होती है, पहला है माइक्रोन होती है, दूसरा है एंगस्ट्रॉम होती है, तीसरा है नैनोमीटर होती है, चौथा है फर्मीमीटर होती है। 20वां क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो फर्मीमीटर होती है। क्या होती है, फर्मीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में जल की शुद्धता मापा जाता है, जल की गहराई मापी जाती है, जल का बहाव मापा जाता है, जल की मात्रा मापी जाती है। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। गाइस प्लीज़ वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा आप लोग देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत फ़ायदे हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। नॉट है, डॉप्सन है, पॉज है, मैक्सवेल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22वां का आंसर क्या हो जाएगा, 22वां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन हो जाएगा। ठीक है, डॉप्सन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। डॉप्सन इकाई अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया, पृथ्वी की मोटाई नापने के लिए, हीरे की मोटाई नापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, शोर के मापन के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो आता है यार, बहुत बहुत बार आता है ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने देखा है यार। चौबीसवां है हमारा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारा जो पहला ऑप्शन है आर्डियोमीटर का, जो दूसरा है हमारा गैल्वेनोमीटर, तीसरा है सेक्सटेंट, चौथा है सोनार। तो किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका मैं व्याख्या कर देता हूँ, एक मिनट। समुद्र में भीतर छिपी हुई वस्तु पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है, परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। जाहिर सी बात है भाई, इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग हमेशा समुद्रों में करते हैं, तो समुद्रों में कौन जाएगा, इंजीनियर नहीं जाएगा, डॉक्टर नहीं जाएगा, अंतरिक्ष नहीं जाएगा, कौन जाएगा, नौ संचालक ही जाएगा। कौन जाएगा, नौ संचालक ही जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालक द्वारा। ठीक है, सोनार का प्रयोग नौ संचालक द्वारा किया जाता है। सोनार का प्रयोग नौ संचालक द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की
स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौटती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सोनार से ही क्वेश्चन है। क्या है? सोनार में हम प्रयोग करते हैं। सोनार में हम क्या प्रयोग करते हैं? सोनार में हम क्या प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 है। सोनार में हम क्या प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगे प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगे प्रयोग करते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं, अवश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सोनार में क्या प्रयोग करते हैं? सोनार में हम प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। इसका पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? क्रोनोमीटर है, एनीमीटर है, ऑडियोफोन है, ऑडियोमीटर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है वो है ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ठीक है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा ध्वनि के वेग का माप किया जाता है। किसके द्वारा? एनीमोमीटर द्वारा ध्वनि के वेग का माप किया जाता है। क्रोनोमीटर द्वारा क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ठीक है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? 28वां है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन के वेग का, प्रकाश की तीव्रता का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पवन के वेग का। पवन के वेग का हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पवन के वेग का। नेक्स्ट हमारा 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 29वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैकियोमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्चता। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैकियोमीटर दाबांतर। ऑप्शन नंबर सी, टैकियोमीटर दाबांतर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? इसको हम लोग 9, 10, 11, 12 पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने दिया था, जॉन एडम्स ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। यह आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। न्यूटन ने अपनी भौतिक खोजों के आधार पर बताया है कि पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण और उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। किससे? उससे उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, न्यूटन ने किया था, कोपरनिकस ने किया था, आइंस्टाइन ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर 31, न्यूटन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसका थोड़ा व्याख्या मैं कर देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है? अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, इसी कारण। बी है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, इसी कारण। सी है वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, इसी कारण। डी है गुरुत्वा नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? 32 का। 32 का कौन सा हो जाएगा? आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं बताता हूँ इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़ा नहीं रह सकता है क्योंकि वह गुरुत्वा नहीं होता है। मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़ा नहीं रह पाता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़ा नहीं रह पाता है। गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। गुरुत्व कम के कारण कोई भी अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़ा नहीं रह पाएगा। ठीक है। और कम गुरुत्व लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां जो है उनकी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 33वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है एक सेब छोड़ा जाता है तो। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है तो एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होता है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की ओर गिरेगा। ऑप्शन नंबर बी है अधिक गति से गतिमान होगा। ऑप्शन नंबर सी है कम गति से गतिमान होगा। ऑप्शन नंबर डी है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति से गतिमान होगा। इसका 33 का कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। नेक्स्ट हमारा 34वां हमारा क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, झुकी लिखा है, झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लान रेखा के अंदर रहती है। वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। और इसका तीसरा है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नवत स्थिति में आ जाता है। एक मिनट यार, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नवत स्थिति में आ जाता है। ऑप्शन डी है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। ऑप्शन कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 है। मिनट, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लान रेखा के अंदर रहती है। ऊर्ध्वाधर के अंदर रहती है। मैं इसको समझाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझिए अच्छे से। गुरुत्वाकेंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समर्पण द्रव्यमान सकेंद्रित रहता है। क्या रहता है? द्रव्यमान सकेंद्रित रहता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंतर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी। ऐसा भी माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वो गिर जाएगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार 2030 से 50 तक यह मीनार पूर्ण रूप से क्या होगी? गिर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है। जो इस टाइम पृथ्वी और सूर्य की दूरी है उसके स्थान पर अगर दोगुनी हो जाती है
तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है अब जितना है उसका दोगुना रहेगा, अब जितना है उसका दोगुना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी है अब जितना है उसका चौथा गुना रहेगा। ऑप्शन सी अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका आधा भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब जितना है उसका दोगुना हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कितना होता है। शून्य होता है, सभी गलत है, परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनशील है, क्योंकि आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उनके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 37 है, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से गिराने पर, समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। लकड़ी है, मोम है, एक तो लकड़ी है, दूसरा मोम है, तीसरा लोहा है और मोम है। तीनों को अगर समान ऊंचाई से, समान आकार के तीनों, अगर तीनों को ऊपर आसमान से गिराया जाता है तो कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा या दोनों साथ पहुंचेंगे, क्या होगा। इसका ऑप्शन ए है सभी साथ पहुंचेंगे, सभी साथ पहुंचेंगे। लकड़ी पहले पहुंचती है, मोम पहले पहुंचता है, लोहा पहले पहुंचता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी साथ पहुंचेंगे, सभी साथ पहुंचेंगे। ठीक है, आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण होगा। इसका मेन यही है गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि तीनों पर समान गुरुत्वीय त्वरण होगा तो तीनों साथ में ही पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 38 क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, इसमें एक चीज़ देखना, हवा में इसमें बोला है, किसमें, हवा में बोला है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। पृथ्वी पर दोनों एक समय पर गिरेगी, एक पहले गिरेगी और एक बाद में गिरेगी। सी है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 38। इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी की गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि जो हवा है, अगर हवा में अगर यहाँ पर अगर हवा ना बोलता तो दोनों क्या होगा, दोनों साथ में गिरता। अगर हवा ना बोलता दोनों साथ में गिरता। मैं बताता हूँ आप लोगों को, आइए इधर देखिए, हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। हवा की किस में, हवा की अनुपस्थिति में, इसमें अनुपस्थिति लिखा है, हवा की अनुपस्थिति में। ठीक है, पहुँचेंगे, उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार, यहाँ पर क्या साथ पहुँचेंगी, पर हवा की उपस्थिति में, यहाँ हवा की क्या दिया है, उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुँचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में पहुँचेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कथन दिया है और कारण दोनों दिया है। कथन क्या है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर मानव का जो वजन है पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। और जो कारण है हमारा, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी है, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही नहीं स्पष्ट करता है। और सी है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है।
मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, ये बात सही है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी का जो भार है, यहाँ भार लिखा है, ये भार होगा। पृथ्वी उसके भार का 1/6 भाग। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण गलत है। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण गलत है। और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ध्रुव पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का 40 क्वेश्चन जो कि मैंने करवाए। और ये जो क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वह एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, एनडीए हुआ, नेवी का चाहे वह एमआर हुआ, चाहे AA हुआ, चाहे SSR हुआ, दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद दिए एग्ज़ाम एयरफोर्स का और नेवी का मैंने दिए हैं। मैंने एयरफोर्स भी क्लियर किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं फिजिक्स के। तो आज के ये थे क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसको अगर आप स्किप नहीं किए होंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ मैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो थे आज के, अब अगली मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है यार, एक